ड्यू डिलीजेंस के अंदर क्या होता है कि अगर एक कंपनी को हमें एक्वायर करना है तो उससे पहले हम ड्यू डिलीजेंस कर लेते हैं कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट है या नहीं है, कुछ इन्फॉर्मेशन में फ़र्क है। तो ड्यू डिलीजेंस क्या होता है? ड्यू डिलीजेंस एक प्रूडेंस एक्टिविटी होती है जो हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, मतलब एक प्रोसेस होता है इन्वेस्टिगेशन का जिसमें हमें मटेरियल फैक्ट्स मालूम पड़ते हैं, इंक्वायरी करते हैं। तो ये फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल्स दोनों मैटर को कंसर्न करती है। लेकिन ऑडिट क्या होता है, हम सिर्फ एक एक्सप्रेस करते हैं ओपिनियन को कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं ट्रू है, फेयर है और ये मैंडेटरी इन नेचर भी है। और ये सिर्फ फाइनेंशियल मैटर्स को ही ध्यान रखता है, क्या? ऑडिट। लेकिन ड्यू डिलिजेंस दोनों चीज़ों पे ध्यान देता है। तो ड्यू डिलिजेंस का इम्पोर्टेंस क्या है या हम रीजंस क्या हैं ड्यू डिलिजेंस कंडक्ट करने के? तो कंफर्म करना कि बिजनेस जो है वही है, बिजनेस इज़ व्हाट इट अपीयर्स टू बी, जो उसका डिफेक्ट्स हैं, डील किलर्स हैं, तो ये सब चीज़ों को अवॉइड करना, यानी कि बैड ट्रांजैक्शन में घुसने से हमें अवॉइड करना। इन्फॉर्मेशंस जो भी गैदर करी हैं उससे हम हेल्प कर सकते हैं असेट्स को वैल्यू करने में, प्राइस नेगोशिएशन पे पहुंचने के लिए। और जो भी ये ट्रांजैक्शंस हैं हम ये वेरीफाई कर सकते हैं कि वो कंप्लाई कर रही है क्या हमारे इन्वेस्टमेंट से और एक्विजिशन क्राइटेरिया से। अब क्लासिफिकेशन क्या है ड्यू डिलिजेंस का? दैट इज़ CPD फाइल, यानी कि कमर्शियल या ऑपरेशनल और पर्सनल, टैक्स, फाइनेंस, एनवायरमेंटल, लीगल, इंफॉर्मेशन सिस्टम। कमर्शियल में क्या बोलते हैं कि कमर्शियल ऑपरेशनल स्ट्रैटेजिक पर पर्सपेक्टिव आपको ध्यान में रखना होता है। फाइनेंशियल में एनालाइज करो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, अदर इन्फॉर्मेशन को। टैक्स भी एक ड्यू डिलिजेंस का पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है और वो फाइनेंस के साथ ही टेक केयर किया जाता है। इंफॉर्मेशन सिस्टम में कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड मैटर्स आ गए। लीगल में लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द एंटिटी आ गई। एनवायरनमेंट में क्या आता है कि एंटिटी का जो एनवायरनमेंट है फ्लेक्सिबल है, अडेप्टिव है, तो मतलब जो हम एक्वायर करना चाह रहे हैं उससे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। और जो एंटिटी की पर्सनल पॉलिसी है, इन ह्यूमन पॉलिसी, वो इन लाइन विथ रीस्ट्रक्चरिंग है या नहीं। अब हमने देखा फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत टाइम क्या होता है फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस को ओवरऑल ड्यू डिलिजेंस से कंफ्यूज कर देते हैं। तो फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि वो आपको हेल्प करता है कि आप वेल के पीछे, यानी कि पर्दे के पीछे कौन है उसको आप देख सको। इनिशियल इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड किए वो एक्चुअल में ऐसा है या नहीं है वो देख सको। इसका ऑब्जेक्टिव और स्कोप क्या है? किसका? फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस का। ऑब्जेक्टिव और स्कोप क्या है? तो ऑलमोस्ट सिमिलर है। ऑब्जेक्टिव में हम देखते हैं कि बिजनेस की हिस्ट्री क्या है, प्रोमोटर्स का बैकग्राउंड क्या है, उनका स्टैंडिंग क्या है, उनका पोजीशन क्या है, अकाउंटिंग पॉलिसीज़ और प्रैक्टिसेस क्या है एक ऑर्गेनाइजेशन की, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कैसा है, और फाइनेंस से रिलेटेड अगर हम देखेंगे तो ट्रेडिंग रिजल्ट्स कैसे हैं, प्रेजेंट के, पास्ट के और फ्यूचर के। ठीक है, फ्यूचर के लिए हम प्रोजेक्ट करते हैं फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी को। कैश फ्लो का पैटर्न देखेंगे, एसेट और लायबिलिटी की पोजीशन देखेंगे बैलेंस शीट में, इनकम टैक्स असेसमेंट्स देखेंगे, कोई पेंडिंग टैक्स लायबिलिटी तो नहीं है वो चेक करेंगे। स्कोप में क्या आएगा? वही हिस्ट्री, बैकग्राउंड, प्रोमोटर्स, ये सब आ जाएगा। अकाउंटिंग पॉलिसीज, टैक्सेशन, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, कैश फ्लो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रिव्यू करना, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़ और स्टैट्यूटरी कंप्लायंस। रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर दो चीज़ आ जाती है, एक हिडन लायबिलिटीज़ और ओवर वैल्यूड एसेट्स। तो हिडन लायबिलिटीज़ हम कैसे जान सकते हैं? कंटिंजेंट लायबिलिटी वाला पार्ट देखो, यानी कि जो शो कॉज नोटिस हैं, ठीक है, शो कॉज नोटिस हमें बताए गए हैं या नहीं बताए हुए हैं। हम कोई लेटर ऑफ कंफर्ट देते हैं हम बैंक लोन में, वो गारंटी नहीं होता, इसलिए हम उसको बैलेंस शीट में दिखाते नहीं हैं, तो उस पर भी ध्यान दो, ये हिडन लायबिलिटी होती है। और टैक्सेस से रिलेटेड पॉइंट्स देखोगे तो डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स की कुछ लायबिलिटी है क्या, सेल्स टैक्स असेसमेंट पेंडिंग्स हैं क्या, और कस्टम ड्यूटी हमने प्रोविजनल असेसमेंट किया है, हो सकता है कि फाइनल असेसमेंट ड्यू हो और हो सकता है बहुत बड़ा अमाउंट हो, तो उसका भी आपको कंसिड्रेशन करना होता है नेगोशिएशन करने में। फिर क्लेम्स वगैरह आप देखोगे तो एनवायरमेंटल के प्रॉब्लम्स देखो, ठीक है, थर्ड पार्टी के कोई क्लेम्स हैं, और एम्प्लॉय से रिलेटेड कोई ग्रेचुटी फंड है जो आपने अनफंड करा हुआ है, अनफंडेड ग्रेचुटी,
और लीव सैलरी के लाइबिलिटीज़ हैं, लेबर क्लेम्स हैं, नेगोशिएशन में गया हुआ है, अनरिजॉल्व लिटिगेशंस हैं, और प्रोडक्ट या दूसरे रिलेटेड क्लेम्स, वारंटी वगैरह, ये सब आ गए हिडन लाइबिलिटीज़। ओवर वैल्यूड एसेट्स के अंदर करेंट एसेट में अगर आप देखोगे तो रिसीवेबल्स कोई अनकलेक्टेड है, ठीक है, ओवर वैल्यूड है, तो अनकलेक्टेड है लेकिन आपने क्या शो किया हुआ है, कलेक्टेड है, ठीक है। ऑब्स्टेकल्स या फिर स्लो मूविंग इन्वेंट्रीज है, या फिर आपने इन्वेस्टमेंट्स को कॉस्ट पे रिकॉर्ड करा हुआ है जबकि रियलाइजेबल वैल्यू बहुत लो है। इन्वेस्टमेंट्स को आप जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स है वो आपको लो रेट ऑफ इनकम दे रही है। इंटैंजिबल एसेट्स की वैल्यू ही नहीं है और आपने उसको रिकॉग्नाइज करा हुआ है। फिक्स्ड एसेट्स के अंदर अगर आप देखोगे तो प्लांट एंड मशीनरी ऑब्सोलीट हो गई, तभी भी आप उसको अच्छी वैल्यू पे दिखा रहे हो। और आपके पास लिटिगेटेड एसेट्स हैं यानी कि प्रॉपर्टीज़ हैं, और आपने कैपिटलाइज कर दिया कोई एक्सपेंडिचर को विच इज़ मच मोर देन दी करेंट मार्केट वैल्यू, यानी कि अगर आप उसको अभी बेचने जाओगे तो वैल्यू नहीं आएगी उसकी। और ग्रुप कंपनीज़ के रिकन्सिलिएशन में आपका फ़र्क है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जो अभी और आगे आपको एक्सपेंडिचर करना है, ठीक है। और फिर हम देखते हैं कैश फ्लो। कैश फ्लो के अंदर क्या बोला हुआ है कि कैश जनरेटिंग कैपेबिलिटी होती है। तो कैश फ्लो आप कैसे चेक कर सकते हो? क्या आप ट्रेड पेएबल्स पे कर सकते हो? क्या आप ट्रेड रिसीवेबल से और इन्वेंट्री से पैसा निकाल सकते हो? क्या आपके फंड ढंग से डिप्लॉय हुए हैं? कोई आइडल फंड तो नहीं है जो आपका मैक्सिमम बेनिफिट अक्वायर करने से आपको रोक रहा है? या आपका इन्वेस्टमेंट पैटर्न कैसा है? मतलब अच्छे से रियलाइजेबल है या नहीं है, या आपने ऐसा कहीं पैसा अटकाया हुआ है कि पैसे आना ही मुश्किल लग रहा है। फिर आपकी वर्क अप्रोच क्या है ड्यू डिलीजेंस में? वर्क अप्रोच कैसे देखोगे? वर्क अप्रोच का मतलब क्या हो गया कि आप कैसे असेस करोगे, मतलब ड्यू डिलीजेंस के थ्रू कैसे जाओगे, प्रोसेस क्या है आपका काम करने का। तो रिव्यू करोगे, रिपोर्ट करोगे फाइनेंशियल्स पे जो टारगेटेड कंपनी ने आपको दिए हैं, ठीक है। आप साइट विज़िट भी मांग सकते हो कि हमें साइट विज़िट करनी है। आप ड्यू डिलीजेंस प्रोसेस पे ध्यान दोगे, अपना पूरा प्रोसेस करोगे, अंडरस्टैंड करोगे और ऑफ़र बनाने में उनकी हेल्प करोगे। फिर वर्क अप्रोच में हम देखते हैं कि हाउ टू कंडक्ट ड्यू डिलीजेंस। वो वर्क अप्रोच है और हाउ टू कंडक्ट ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन इन्होंने अलग 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो कंडक्ट कैसे करोगे ड्यू डिलीजेंस को? तो पहले आप ओपन माइंड से चलो, आपको ये नहीं लगना चाहिए कि कुछ रॉन्ग है ही वहाँ पे। और दूसरा, आपको अच्छी टीम मेंबर्स होने चाहिए। और अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप एक्सपर्ट्स से हेल्प ले सकते हो। आपको 360 डिग्री व्यू रखना है, ऐसा नहीं आपको नैरो माइंडेड से चलना है कि यही चेक करना है मुझे, नहीं। आप कस्टमर से बात करो, सप्लायर्स से बात करो, एम्प्लॉय से बात करो, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करो। आप रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच भी अप्रोच लगा सकते हो। और आप कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बनाओ। आप अंडरस्टैंड करो ट्रांजैक्शन को, उनका स्कोप ऑफ वर्क देखो, और सेंट्रलाइज्ड कोऑर्डिनेटिंग ऑफ द प्रोजेक्ट टीम, और रिक्वेस्ट लिस्ट बनाओ। ऑफ साइट ऑन साइट वर्क करो, फ्लेक्सिबल अप्रोच रखो, क्वेश्चन एंड आंसर्स का प्रोसेस रखो, रिपोर्ट्स को ड्राफ्ट करो, रेगुलर अपडेट्स लो, सपोर्ट करो प्रिपरेशन ऑफ नेगोशिएशन टर्म्स, और पोस्ट क्लोजिंग ट्रांजैक्शंस का भी रिव्यू करो। फिर आ जाता है कंटेंट्स ऑफ ड्यू डिलीजेंस। समरी हो गई, इंट्रोडक्शन हो गया, बैकग्राउंड हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गई, आपकी लिमिटेशंस हो गई, टर्म्स ऑफ रेफरेंस हो गए, ऑब्जर्वेशंस क्या क्या थी, हिस्ट्री क्या थी, और शेयर होल्डिंग का पैटर्न कैसा है, लाइबिलिटीज़ का असेसमेंट, एसेट्स का असेसमेंट, टैक्सेशन क्या है, नेटवर्थ स्वॉट एनालिसिस, और अनडिटेक्टेड कंटेंजेंट लाइबिलिटीज़ वगैरह, और आपकी सजेशन है। तो ये हो गया पूरा ड्यू डिलीजेंस का पार्ट। हम देख रहे हैं अब इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? एक सिस्टमैटिक और इन डेप्थ एग्जामिनेशन होता है जिससे हम फैक्ट को इस्टेब्लिश कर सकते हैं या एक स्पेसिफिक सिचुएशन को इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो इसके अंदर पहले हम देखेंगे इन्वेस्टिगेशन और ऑडिट का डिफरेंस। तो सबसे पहले ये देख लो कि नेचर, ऑब्जेक्टिव, स्कोप और लिमिटेशन, ये बेसिक पॉइंट्स हैं, हर जगह बार बार आएंगे। नेचर, स्कोप, ऑब्जेक्टिव और लिमिटेशन। तो नेचर देखते हैं। तो नेचर है इन्वेस्टिगेशन का डिटेल स्टडी एंड एग्जामिनेशन ऑफ द फैक्ट, और वॉलंटरी नेचर है। जबकि ऑडिट कैसा है कि हमें एक्सप्रेस करना पड़ता है ओपिनियन, और मैंडेटरी नेचर है। अब ऑब्जेक्टिव पे आते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन इस्टेब्लिश करता है एक फैक्ट को या सिचुएशन को कि वो हुई है या नहीं हुई है। ऑडिट सिर्फ ट्रू एंड फेयर व्यू अपना जताता है।
स्कोप में अगर आप देखोगे तो इन्वेस्टिगेशन स्टैट और नॉन स्टैट्यूटरी इन्वेस्टिगेशन रहती है, और ऑडिट सिर्फ स्टैट्यूटरी ऑडिट रहता है जो प्रिस्क्राइब रेलेवेंट लॉ के अंदर है। लिमिटेशन क्या है इन्वेस्टिगेशन का? नो इनहेरेंट लिमिटेशन, लेकिन इसका लिमिटेशन है। अब हम पीरियोडिसिटी देखेंगे तो उसका भी कोई टाइम फ्रेम नहीं है इन्वेस्टिगेशन का, लेकिन इसका क्वार्टरली, ईयरली, हाफ ईयरली जो भी रहेगा ही। और एविडेंस देखोगे तो कंक्लूसिव एविडेंस लेते हैं इन्वेस्टिगेशन में और ऑडिट में प्राइमा फेसी एविडेंस। अपॉइंटिंग एजेंसी कौन है? कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है इसमें, लेकिन ऑडिट में ओनर ही रहेगा, शेयर होल्डर ही रहेगा। रिपोर्टिंग किसको करनी है? जिसके बिहाफ पे ये इन्वेस्टिगेशन कैरी ऑन की थी, लेकिन ऑडिट में ओनर्स को ही आपको रिपोर्ट करना है और किसी को रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। स्टेप्स क्या होते हैं इन्वेस्टिगेशन के? पहले आप ऑब्जेक्टिव स्कोप को डिटरमाइन कर लो, डिफाइन कर लो, फिर आप प्रोग्राम बनाओ, इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम। फिर उसके बाद आप स्टडी करो रिकॉर्ड्स को, एनालाइज करो, और फिर आप रिपोर्ट बनाओ, कंक्लूजन्स ड्राफ्ट करो। तो रिपोर्ट बनाते हुए आपको क्या ध्यान रखना है? वापस सेम चीज़, नेचर, स्कोप, ऑब्जेक्टिव और लिमिटेशन। ठीक है, नेचर, स्कोप, ऑब्जेक्टिव और लिमिटेशन। नेचर में अब आप क्या देखोगे? नेचर एंड ऑब्जेक्टिव में कि आपको क्लियरली रिपोर्ट में लिखना है कि नेचर क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। आपको अपना इनहेरेंट लिमिटेशंस, रेस्ट्रिक्शंस जो भी आप पे लगाए थे वो आपको अच्छे से लिखना है। स्कोप के बारे में आपको बताना है अपनी रिपोर्ट में, और आपको कुछ भी नॉट रेलेवेंट फैक्ट नहीं लिखना है। जो भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, रेलेवेंट फैक्ट्स है, रेलेवेंट कंक्लूजन्स हैं, उनको अच्छे से एविडेंस के साथ लिंक करके लिखना है। जो आप वर्ड्स, एक्सप्रेशंस यूज़ करोगे उसको प्रॉपरली कंसिडर करना है। आपने कोई अजम्पशंस लिए हैं बनाने में रिपोर्ट, तो वो अजम्पशंस को आपको अच्छे से बताना है। एक्चुअली आप अजम्पशंस नहीं ले सकते हो, लेकिन आपने लिया है तो वो भी एविडेंस से ही लिंक होना चाहिए। एग्जामिन करो उसको भी। फिर उसके बाद जो रिपोर्ट होती है उसको पैराग्राफ फॉर्म में हेडिंग्स के साथ बताओ, और ओपिनियन जो रहता है उसको फाइनल पैराग्राफ में अच्छे से नीटली बताओ। फिर उसके बाद हम स्पेशल इश्यूज़ देखते हैं इन्वेस्टिगेशन में, स्पेशली आपको एमसीक्यूज़ में दिखेगा। तो क्या हम सेलेक्टिव वेरिफिकेशन यानी कि टेस्ट चेकिंग कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट मोस्टली इट डिपेंड्स अपॉन दी सर्कमस्टांसेस। क्या हम रिलायंस लगा सकते हैं क्या ऑन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट? तो हाँ, आप रिलायंस लगा सकते हो अगर ये प्रोफेशनल अकाउंटेंट ने करा है, प्रॉपरली अकाउंटिंग करी है, उसकी बयासनेस नहीं करी है वाइल ऑडिटिंग दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और अगर आपको वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालना है, शेयर का वैल्यूएशन निकालना है, गुडविल का वैल्यूएशन निकालना है, तो आप रिलायंस प्लेस कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ऑडिटेड मटेरियल्स में कोई दिक्कत लगी, ठीक है, आपको लगा बहुत कैजुअली इन्होंने ऑडिटिंग करी है, तो आप रिलायंस मत रखो। क्या आप एक्सपर्ट का हेल्प ले सकते हो? तो हाँ, आप एक्सपर्ट की हेल्प ले सकते हो, लेकिन आपको इसके लिए पहले आपको रिटर्न कंसेंट लेना पड़ेगा क्लाइंट से। साथ ही साथ आपको उसका कॉस्ट कौन बेयर करेगा ये भी डिसाइड करना पड़ेगा। तो जो डिस्प्यूटिंग, और फिर उसके बाद आता है डिस्प्यूटिंग और कॉन्फ्लिक्टिंग क्लेम्स के अंदर ये हो सकता है कि जो इन्वेस्टिगेटर है वो एक साइड ऑफ पार्टी में हो, लेकिन जब आप अपना ओपिनियन दोगे ना, आपको सबको ध्यान में रखते हुए रहना है। आपको ये नहीं देखना कि आप एक ही तरफ से अपॉइंट हुए हो तो आपको उसकी हेल्प करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद ओपिनियन इन्वेस्टिगेटर का, वही इन्वेस्टिगेटर अपना ओपिनियन नहीं दे सकता है, फैक्ट्स पे ही बेस होना चाहिए। फ्यूचरिस्टिक स्टेटमेंट्स दे सकता है क्या कि 5 साल के बाद ऐसा होगा? नहीं, आप नहीं दे सकते, रिफ्यूज़ कर देना चाहिए आपको। वर्किंग पेपर्स वगैरह आपको मेंटेन करके रखने पड़ेंगे कि आप अपने रिपोर्ट जो आती है आपकी बनती है उससे आप लिंक कर सको। अब आता है स्पेशल एस्पेक्ट्स इन कनेक्शन विद बिजनेस, यानी कि फैक्टर्स जो आप कंसिडर करोगे वाइल कैरिंग आउट इन्वेस्टिगेशन। तो आप देखोगे ओवरऑल पिक्चर क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को एनालाइज करोगे, बिजनेस को एनालाइज करोगे और फिगर्स को इंटरप्रेट करोगे। फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड बाय प्रोफेशनल अकाउंटेंट वाइल कैरिंग आउट इन्वेस्टिगेशन। ओवरऑल पिक्चर में हमने देखा कि नॉलेज देखोगे, बैकग्राउंड का, हिस्ट्री वगैरह जानोगे, मैनेजमेंट वगैरह कैसी है, कैरेक्टर उसका देखोगे, सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल फैक्टर्स देखोगे। फिर उसके बाद आ जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। तो आपको एक समरी स्टेटमेंट बनानी है जिसमें आपको हर चीज़ का बैलेंस लिखना है फॉर अ पीरियड ऑफ से 5 to 7 years। तो कौन से किसका बैलेंसेस लिखना है? टर्नओवर, वेस्ट स्ट्रक्चर, डेप्रिसिएशन, ठीक
ठीक है, एक्सेप्शनल आइटम्स, रिपेयर्स एक्सेट्रा। तो टर्नओवर में क्या बोलता है कि जो आपने अभी सेल्स करी है वो इंक्रीज़ होंगी या गिरेंगी, हर प्रोडक्ट के हिसाब से आपको प्रोडक्ट वाइज स्टेटमेंट बनानी होती है। कस्टमर्स जो हैं वो लार्ज टर्नओवर के हैं या कम टर्नओवर के हैं, ऑर्डर बुक में कोई फिक्सटिशियस सेल्स तो नहीं है, और अगर है तो आपने उसकी एडजस्टमेंट करी है या नहीं है। वेज स्ट्रक्चर जब आप देखोगे तो आप ये देखोगे कि आप हायर पे तो नहीं कर रहे फ्रॉम इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से, कोई डिस्प्यूट, स्ट्राइक, ये सब तो नहीं चल रही है वेज सैलरी से रिलेटेड या एम्प्लॉयर एम्प्लॉई में। डेप्रिसिएशन और मेंटेनेंस के पार्ट में आप देखोगे कि जो भी एसेट्स रीवैल्यूड हुए हैं उनका डेप्रिसिएशन प्रॉपरली एडजस्ट हुआ है या नहीं हुआ है, आपने कंसिस्टेंट बेसिस पे एसेट्स को राइट ऑफ करा है और डेप्रिसिएशन क्लेम करा है। फिर उसके बाद मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, आप कुछ एक्सेस तो नहीं दे रहे देन द लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। और जो एक्सेप्शनल नॉन रिकरिंग आइटम्स हैं उनका प्रॉपर कंक्लूजन, प्रॉपर एडजस्टमेंट करा है या नहीं करा है। इनकम टैक्स ऑर्डर भी आप चेक कर सकते हो कि ये सब एक्सपेंसेस को इनएडमिसिबल तो नहीं कर दिया है। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस देखोगे कि जो एक्सपेंसेस हैं वो कंसिस्टेंट बेसिस पे हो रहे हैं या कोई साल में बहुत ज़्यादा और कोई साल में बहुत कम हो रहे हैं, कोई मेजर रिपेयर्स ओवरहॉल्स वगैरह हैं। अनयूजुअल ईयर्स रहती हैं तो उस पर जब अकाउंटेंट को थोड़ा सा दिमाग लगा के ईयर्स को सेलेक्ट करना पड़ता है। अब हम आ गए थर्ड पार्ट बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट देखेंगे कि फिक्स्ड एसेट्स को अच्छे से एज वाइज क्लासीफाई करा है या नहीं करा है, कॉस्टलेस डेप्रिसिएशन पे मेंशन करा हुआ है या नहीं करा हुआ है, उनका जो एक्सपेंस है मेंटेनेंस एक्सपेंस वो लिखा हुआ है या नहीं करा है, मतलब एक्सपेंस इंकर करा है या नहीं करा है, मेंटेनेंस किया है या नहीं किया है। रिकवरेबल अमाउंट अगर लेस है कैरिंग अमाउंट से तो आपने इम्पेयरमेंट का एडजस्टमेंट किया है या नहीं किया। इन्वेस्टमेंट्स देखोगे अगर आप तो करेंट इन्वेस्टमेंट को लोअर ऑफ कॉस्ट या फेयर वैल्यू में रिकॉर्ड किया है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को कॉस्ट पे रिकॉर्ड करा हुआ है या नहीं करा है। इन्वेंट्रीज देखोगे तो उसमें एलिमेंट ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, डैमेज, ऑब्सोलीट और स्लो मूविंग इन्वेंट्रीज हैं तो उनको रिकॉर्ड नहीं करनी चाहिए, उनके लिए प्रॉपर प्रोविज़न होना चाहिए। ट्रेड रिसीवेबल्स देखोगे तो बैड डेट्स का प्रोविज़न होना चाहिए और डेट्स को भी एज के हिसाब से क्लासीफाई करना चाहिए, डेटार्स टू सेल्स रेशियो भी लिखा रहना चाहिए। और लाइबिलिटीज़ देखोगे तो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ जो रिकॉर्ड नहीं हुई हैं उनका कंसिड्रेशन एडजस्टमेंट करना पड़ेगा आपको। टैक्सेशन के लिए आपको प्रोविजंस बनाने पड़ेंगे, आपको कैपिटल देखना पड़ेगा कि कैपिटल अच्छे से बैलेंस है या नहीं है। और फिर हम आ जाते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ फिगर्स पे। इंटरप्रिटेशन ऑफ फिगर्स में क्या बोलते हैं, फ्यूचर ऑफ कंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस, फिक्स्ड एसेट, टर्नओवर और वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड एसेट, टर्नओवर और वर्किंग कैपिटल। तो इसके अंदर क्या है कि एसेट्स रिप्लेस करना है तो उसके हमारे पास पैसे हैं या नहीं है। इन्वेंट्रीज, वो मशीनरी ऑब्सोलीट हो गई है तो उसके लिए हमारे पास पैसे आए या नहीं है उसको सही करने के लिए। फ्यूचर मेंटेनेबल टर्नओवर क्या है, फ्यूचर मेंटेनेबल टर्नओवर ये है कि हम फ्यूचर में लाइकली टू, मतलब फ्यूचर में हम ये चीज़ को कब तक मेंटेन करके चलेंगे, कितना इनकम जनरेट करते हुए जा सकते हैं। अगर हम टर्नओवर की बात करें तो ट्रेंड देखो, पास्ट सेल्स कैसी हैं, इंक्रीज़ हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, मार्केट में अभी सेल्स को एक्सटेंड करने का मौका है या पूरी मार्केट एक्सप्लॉइटेड है। पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंसिडरेशंस से हमारे सेल्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा, कॉम्पिटिटर्स हमारे ये मार्केट में आएंगे या नहीं आएंगे, बैरियर्स हैं या नहीं है कॉम्पिटिटर्स के लिए। वर्किंग कैपिटल का रेशियो देखोगे कि इन्वेंट्री टू टर्नओवर देखोगे, ट्रेड पेएबल्स अच्छे से पे करे हुए हैं नहीं करे हुए हैं, और न्यू प्रोडक्ट अगर आता है तो इन सब चीज़ों का वर्किंग कैपिटल पे क्या फ़र्क पड़ता है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी। तो स्टैट्यूटरी में क्या आता है, अफेयर्स ऑफ कंपनी और ओनरशिप ऑफ कंपनी। अफेयर्स ऑफ कंपनी में 210, 212 और 213 सेक्शंस। तो 210 में सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर पास करता है इंस्पेक्टर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, अगर रिपोर्ट मिली हो रजिस्ट्रार से, स्पेशल रेजोल्यूशन कंपनी ने पास किया हो या पब्लिक इंटरेस्ट में। और SFIO भी इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है अगर रिपोर्ट आई हो रजिस्ट्रार से
स्पेशल रेजोल्यूशन पास करा हुआ हो, पब्लिक इंटरेस्ट में हो, या रिक्वेस्ट किया हो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट और द डिपार्टमेंट ऑफ देम, या फिर अदर केसेस में ट्राइब्यूनल करा सकता है ऑन रिपोर्ट ऑफ मेंबर्स, जब उनको लग रहा है कि कंपनी का बिजनेस जो है डिफ्रॉडिंग के लिए हो रहा है। ये तीनों सेक्शंस का बताया हुआ है लॉ में, तो लॉ में हम देख सकते हैं। और ओनरशिप 216 के अंदर बोली हुई है। फिर नॉन स्टैट्यूटरी क्या हो सकता है, इनकमिंग पार्टनर है, लोन एडवांस करना है, फ्रॉड से रिलेटेड आपको इन्वेस्टिगेशन कराना है, बाई करना है बिजनेस को, तो वो सब इसमें आ जाएगा। फिर हम देखेंगे अभी कि इन्वेस्टिगेशन जो हम कर रहे हैं 210, 212, 213 का, उसके लिए स्टेप्स क्या लेने हैं, मतलब एक जनरल अप्रोच क्या है इन्वेस्टिगेशन की। तो आप पहले टर्म्स एंड नेचर यानी कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस समझो। टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, अनएम्बिगियस होने चाहिए और राइटिंग में होने चाहिए। और अगर आपको कुछ डाउट है तो आप पूछो कंपनी से, मैनेजमेंट से, और उसका क्लैरिफिकेशन भी आप राइटिंग में लो। आप स्कोप को अच्छे से समझो। तो स्कोप और लिमिटेशंस में क्या आ जाता है, आप स्कोप को समझो, आप अपनी लिमिटेशंस को जानो कि आपकी लिमिटेशंस क्या हैं, ठीक है। आप हिस्ट्री ऑफ कंपनी जानोगे और उसके एसोसिएट्स और अफिलिएट्स की हिस्ट्री, उसी के हिसाब से आप स्कोप और लिमिटेशंस डिफाइन कर सकते हो। आप बुक्स में इंक्वायरी करोगे, उसी से आपको क्या होएगा कि आपको ये मालूम पड़ेगा कि आपको पावर्स क्या हैं कंपनी में। फिर उसके बाद हम देखते हैं पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो पीरियड कितना रहना चाहिए, कितने टाइम तक का आपको टाइम मिला है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। और ये दोनों चीज़ स्कोप और पीरियड इम्पॉर्टेंट होता है, तो इस पर अटेंशन देनी पड़ती है। फिर उसके बाद आपको प्रोग्राम फ्रेम करना है। प्रोग्राम में आपको ये देखना है कि आपने वर्किंग पेपर्स और नोट्स वगैरह अच्छे से मेंटेन करी हुई हैं, क्योंकि ये रिपोर्ट करने के लिए काम आएगी। क्योंकि रिपोर्ट में आपको एविडेंस गैदर करके ही रिपोर्ट करना पड़ेगा। आपको अपना ओपन माइंडेड रखना पड़ेगा कि जो भी इंफॉर्मेशन आएगी आपको ये रखना है कि कुछ फ्रॉड नहीं है, यही सोच के करोगे ना, वरना आप वही चीज़ ढूंढते रहोगे, ठीक है। एक्सपर्ट्स को आप अपॉइंट कर सकते हो, 360 डिग्री व्यू रखना पड़ेगा। रिपोर्ट कर सकते हो, तो रिपोर्ट करोगे तो इंटरिम रिपोर्टिंग भी कर सकते हो, फाइनल रिपोर्टिंग कर सकते हो, लेकिन एविडेंस होना चाहिए। कंक्लूसिव एविडेंस, कंक्लूसिव एविडेंस बस है, एग्जॉस्टिव और कंप्लीटेड फाइंडिंग्स आपको निकालनी पड़ती है। ओनरशिप ऑफ कंपनी में जब आप झांकते हो तो आप ये देखते हो कि फाइनेंशियली इंटरेस्टेड पर्सन्स कौन है, कौन मटेरियली इन्फ्लुएंस कर रहा है पॉलिसीज़ को, बेनिफिशियली इंटरेस्ट कौन दिखा रहा है इसमें। तो इसका इन्वेस्टिगेशन कैसे करोगे, वो स्कोप, एरिया, एक्सटेंट वगैरह देख लो, लिमिटेशन देख लो, फिर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस वगैरह देख लो, उनके द्वारा हुआ ब्रीच देख लो। लेकिन ब्रीच के ऊपर इन्वेस्टिगेशन जब भी होगी जब एक्चुअल लॉस हुआ हो, वरना ज़रूरत नहीं है। लीगल असिस्टेंस आप ले सकते हो, लीगल असिस्टेंस लेने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको प्रॉपर रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं इनकमिंग पार्टनर जब आता है तो वो इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है, तो वो करवाएगा इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन किस चीज़ पे होएगी, हिस्ट्री ऑफ द इंसेप्शन, ठीक है, और ग्रोथ ऑफ द फर्म। डीड में ऐसा कोई प्रोविज़न है क्या, मतलब प्रोविजन से ये पार्टनरशिप को लेने क्या, ड्राइंग राइट्स हैं, कैपिटल का कंट्रीब्यूशन देखो, उसको ऑफ़र क्यों करा है, रीज़न फॉर द ऑफ़र ऑफ द एडमिशन, ठीक है। और आपको क्या कहते हैं, गुडविल कैसे कंप्यूट करी जाती है, स्पेशल क्लॉज एग्जिस्ट करता है क्या एडमिशन का ये पार्टनरशिप डीड में, और कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, रेट ऑफ रिटर्न क्या है, असेट लायबिलिटी की पोजीशन क्या है, लोन कैसे फाइनेंस कर रहे हैं ये लोग, की पर्सनल कैसे हैं, उनका क्वालिफिकेशन कैसे हैं, क्या वो छोड़ के जाने वाले हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल और लीगल ऑब्लिगेशंस आप देख सकते हो। फिर उसके बाद अगर आपको वैल्यूएशन कराना है प्राइवेट कंपनी के शेयर्स का, तो नेटवर्थ बेसिस और यील्ड बेसिस पे करवा सकते हो। और अगर आप लोन ले रहे हो बैंक से तो आपका इन्वेस्टिगेशन किस टाइप से होएगा, पहले हम जानेंगे कि आपका पर्पस क्या है लोन लेने का, आप लोन क्यों ले रहे हो, अगर आपने और कहीं अप्लाई किया तो आप रिजेक्ट क्यों हो गए हो, क्या आप ये लोन को रीपे कर पाओगे, क्या आपकी औकात है यानी कि फाइनेंशियल स्टैंडिंग है, रेपुटेशन है लोन लेने की, क्या आपको परमिशन मिली है, ऑथराइजेशन मिला है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन से, आपकी हिस्ट्री ऑफ ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट देखेंगे 5 साल की,
उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि आपको लोन देंगे या नहीं देंगे। ये हो गया जनरल गाइडलाइंस। लेकिन अगर हम स्पेसिफिक में चले जाते हैं तो इनकम स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस और एनुअल सेल्स, ये 4 चीज़ें को ध्यान में रखना है। इनकम स्टेटमेंट, रेशियोज एनालिसिस, एनुअल सेल्स और बैलेंस शीट। तो इनकम स्टेटमेंट 5 साल की निकालो, उसमें आपको फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स वगैरह आपको ध्यान में रख के वो स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। रेशियो एनालिसिस कर सकते हो जहाँ पे करंट एसेट, करंट लाइबिलिटी, क्विक एसेट्स और सेल्स टू फिक्स्ड एसेट, सेल्स टू बुक डेट, रिटर्न्स ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये सब निकाल लो। ब्रेकअप निकाल लो एनुअल सेल्स का प्रोडक्ट वाइज। बैलेंस शीट आइटम तो सेम कि ट्रेड रिसीवेबल्स हैं तो उनको एज के हिसाब से डिफाइन करो, इन्वेंट्रीज ऑब्सोलीट है या नहीं, फिक्स्ड एसेट्स, अदर लाइबिलिटीज़, प्रोविजन फॉर टैक्स, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज़, ये सब आ गई। अब फ्रॉड किस टाइप के होते हैं? फ्रॉड होते हैं 2 टाइप के। एक होता है फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एक होता है मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स। फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में रिपोर्टिंग से रिलेटेड फ्रॉड करे जाते हैं, जैसे ऑल्ट्रेशन, फॉल्सिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, मिस रिप्रेजेंटेशन और ओमिशन ऑफ इवेंट्स, ट्रांजैक्शंस एंड इंफॉर्मेशन, intentional misapplication of accounting principles, fictitious accounting entries, adjusting assumptions and changing judgments, omitting, advancing or delaying the recognition, abnormal year-end transaction। लेकिन मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट में क्या होता है? एम्बेजलमेंट ऑफ रिसीट्स, स्टीलिंग ऑफ फिजिकल एसेट्स, आपने फिक्सटिशियस वेंडर्स, फिक्सटिशियस एम्प्लॉयज़ बना रखे हैं जिनको आप पेमेंट कर रहे हो, एंटिटीज़ एसेट्स फॉर पर्सनल यूज़ कर रहे हो आप। अब हम देख रहे हैं फ्रॉड का इंडिकेटर्स क्या होता है। डिस्क्रिपेंसी है अकाउंटिंग रिकॉर्ड में, कॉन्फ्लिक्ट्स है, मिसिंग एविडेंस है, अनएक्सप्लेन्ड आइटम्स हैं बैलेंस शीट में, ट्रांजैक्शंस में, अनएक्सेप्टेबल मैनेजमेंट का रिस्पॉन्स है, डिनायल है उनका कि हमें यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते, बात नहीं करने दे रहे हैं, और अदर कोई इंडिकेटर्स जैसे कि इंडस्ट्री नॉर्म, फ्रीक्वेंट चेंजेस इन दी अकाउंटिंग एस्टिमेट्स वगैरह। तो ऑडिटर की एबिलिटी टू डिटेक्ट द फ्रॉड्स डिपेंड करता है कौन से फैक्टर्स पे? उसका स्किलफुलनेस, एक्सटेंट ऑफ मैनिपुलेशन और डिग्री ऑफ कोल्यूशन इन्वॉल्व, रिलेटिव साइज ऑफ इंडिविजुअल अमाउंट्स, सीनियरिटी ऑफ दोज इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व इन दोज। मतलब मैनेजमेंट का फ्रॉड है तो बहुत मुश्किल से डिटेक्ट हो पाएगा। तो ये सबको डिटेक्शन रिस्क बोलते हैं, लेकिन इसको रिड्यूस कर सकते हैं, एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। ये बात पहले से हम जानते हैं। फिर उसके बाद अगर हमें बाय करना है बिज़नेस को, तो अगर हमें प्रोप्राइटरी बिज़नेस या पार्टनरशिप बिज़नेस को वो बाय करना है तो आप क्या देखोगे? रीज़न क्या है सेल करने की, उनका लीज़ का टर्म क्या है, अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ पेटेंट देखो, ठीक है, और मैनेजरियल स्टाफ की एज देखो, उनका क्वालिफिकेशन देखो, क्या वो छोड़ के तो नहीं जा रहे, और कस्टमर्स अपना सपोर्ट जारी रखेंगे या विड्रॉ कर देंगे, ये भी ध्यान रखना, और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैसे होएगी। और लेकिन अगर ये बिज़नेस लिमिटेड कंपनी है तो हम देखते हैं कि बाय करने से पहले ऑथराइज्ड कैपिटल, इशू कैपिटल, अनकॉल्ड लाइबिलिटी कितनी है, डिविडेंड कितना देना है, डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स क्या क्या हैं, और उनके ऊपर कोई चार्ज, असेट के चार्ज तो नहीं क्रिएट किया हुआ है, और प्राइस क्या है जो इस शेयर्स को ऑफ़र किया जा रहा है। अब हम देख रहे हैं फॉरेंसिक ऑडिट। तो फॉरेंसिक का मतलब क्या होता है? ऑफ और बिफोर द फोरम, यानी कि इट इज़ रिलेटेड टू अप्रोप्रिएट फॉर, मतलब एविडेंस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं बिफोर कोर्ट ऑफ लॉ। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या, ऑडिट का और फॉरेंसिक ऑडिट का? तो इसके पहले हम पर्टिकुलर याद रखने के लिए क्या देख रहे हैं? OTP हमें नहीं देना चाहिए, लेकिन हमने OTP दे दिया है स्टॉक परचेजर को, और जिसके कारण हमारा बैंक बैलेंस ऑफ हो गया है, एडवर्स हो गया है। तो OTP में आ गया ऑब्जेक्टिव, टेक्निक्स एंड पीरियड। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑडिट का ओपिनियन देना, ट्रू एंड फेयर ओपिनियन देना। फॉरेंसिक का फ्रॉड हुआ है या नहीं हुआ है ये बताना। टेक्निक्स क्या यूज़ करते हैं? हम ये सैम्पल बेसिस पे भी कर सकते हैं, लेकिन ये सब्सटैंटिव या फिर इन डेप्थ चेकिंग ही रहेगी। पीरियड इसका अकाउंटिंग पीरियड रहेगा नॉर्मल ऑडिट्स का, लेकिन फॉरेंसिक ऑडिट में ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। अब जब हम स्टॉक की बात करते हैं तो हम मैनेजमेंट के सर्टिफिकेट पे रिलाई कर सकते हैं, लेकिन इनडेप्थ वेरिफिकेशन करना पड़ता है, इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन करना पड़ता है फॉरेंसिक ऑडिट में।
ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स मतलब हम अरिथमेटिक एक्यूरेसी का वाउचिंग करते हैं और उनका कंप्लायंस प्रोसीजर्स देखते हैं, जबकि फॉरेंसिक ऑडिट में हम रेगुलेटरी एंड प्रोप्राइटरी चेक करते हैं ट्रांजैक्शंस की। एडवर्स फाइंडिंग होती है तो नॉर्मल ऑडिट में हम ओपिनियन देते हैं, जो कि नेगेटिव क्वालिफाइड ओपिनियन हो सकता है, लेकिन फॉरेंसिक ऑडिट में लीगल डिटर्मिनेशन होता है, उसका कोर्ट तक लेके जाते हैं। फॉरेंसिक ऑडिटर क्या होता है, मतलब हम फॉरेंसिक ऑडिटर की ज़रूरत क्यों होती है, वाई वी नीड फॉरेंसिक ऑडिटर, और अ फॉरेंसिक ऑडिटर इज़ इन्वॉल्व इन व्हाट एंड व्हाट। तो फॉरेंसिक ऑडिटर एक एक्सपर्ट होता है जो फ्रॉड को डिटेक्ट प्रिवेंट करने में काम आता है और उसके और कंप्यूटर के थ्रू उस चीज़ को डिटेक्ट करता है। तो प्रोवाइडिंग एक्सपर्ट टेस्टिमोनी, फ्रॉड प्रिवेंशन, फ्रॉड डिटेक्शन और कंप्यूटर फॉरेंसिक्स। तो एक्सपर्ट टेस्टिमोनी देता है कोर्ट में, विटनेस लेकर आता है, प्रिवेंट करता है फ्रॉड होने से, डिटेक्ट भी करने में हेल्प करता है, मिस अप्रोप्रिएशन को ट्रेस करता है, और ये सब प्रोसेस में कंप्यूटराइज्ड एप्लीकेशंस का यूज़ करता है। फॉरेंसिक ऑडिटर्स कौन रिटेन करता है? लॉयर्स, कोर्ट, पुलिस ऑफिसर्स, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी और बिजनेस कम्युनिटी, और गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज़। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि फॉरेंसिक ऑडिटर्स कौन सी सर्विसेज रेंडर करता है। फॉरेंसिक ऑडिटर आइडेंटिफाई करता है इंडिविजुअल्स को, उन पे क्वेश्चंस प्रोसेस करता है, तो पोस्ट करता है, तो वो क्वेश्चंस का वो लोग आंसर देते हैं और वो लोग कुछ क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं जिसको हमें रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। फिर रिसर्च कंडक्ट करता है कि रेलेवेंट फैक्ट क्या है केस के। फिर उसके बाद वो इवैल्यूएट करता है, एनालाइज करता है जो रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस हुए हैं। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स को आइडेंटिफाई करता है, फिर उनको इवैल्यूएट करता है कि वो कंप्लीट हैं या नहीं हैं। फिर इस बेसिस पे एविडेंस जनरेट करता है, ये थे सर्विसेज रेंडर्ड बाय फॉरेंसिक ऑडिटर्स। लेकिन फॉरेंसिक अकाउंटेंट्स क्या करते हैं? वो करते हैं कैप, यानी कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, प्रोफेशनल नेग्लिजेंस केसेस, आर्बिट्रेशन की सर्विसेज, साथ ही साथ डिस्प्यूट सेटलमेंट, सेटलिंग ऑफ इंश्योरेंस क्लेम, फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन या फिर रिस्क कंट्रोल रिव्यूज। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, प्रोफेशनल नेग्लिजेंस, आर्बिट्रेशन, डिस्प्यूट सेटलमेंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम, फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन। अब हम वापस आते थे फॉरेंसिक ऑडिटर पे। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, क्यूरियोसिटी, स्ट्रॉन्ग विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन, डिटेल्ड ओरिएंटेड, परसिस्टेंस, क्रिएटिविटी, डिस्क्रिशन, स्केप्टिज्म, कॉन्फिडेंस, साउंड प्रोफेशनल जजमेंट, ऑब्जेक्टिविटी, क्रेडिटेबिलिटी। स्किल्स क्या होते हैं? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, प्रोसीजर्स रिलेटेड मेथडोलॉजी आनी चाहिए, अकाउंटिंग एंड बिजनेस रिपोर्टिंग सिस्टम आता हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आती हो, डेटा एनालिटिक्स आता हो, क्रिमिनोलॉजी आती हो, लीगल फ्रेमवर्क आता हो, लिटिगेशन प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स आते हों, एविडेंस गैदर करना आता हो, क्योंकि जब भी वो रिपोर्ट कर पाएगा, इन्वेस्टिगेटिव टेक्निक्स हों उसके पास। प्रोसेस क्या होता है फॉरेंसिक अकाउंटिंग का? तो फॉरेंसिक अकाउंटिंग हर असाइनमेंट में यूनिक रहती है, सेम नहीं रहती है, लेकिन एक जनरल गाइडलाइंस दी हुई है कि कौन सा प्रोसेस हमें फॉलो करना चाहिए। तो फर्स्ट टोटल 6 स्टेप्स हैं। फर्स्ट इज़ इनिशियलाइजेशन, जहाँ पे हम अपने डाउट्स क्लैरिफाई करते हैं, हम जानते हैं कि किस चीज़ के लिए फॉरेंसिक अकाउंटिंग हुआ जा रहा है, मोटिव क्या है, पर्पस क्या है। उस बेसिस पे हम प्लान को डेवलप करते हैं मीटिंग्स करके। फिर थर्ड स्टेप आता है कि हम एविडेंस को गैदर करते हैं, फिर हम एनालिसिस परफॉर्म करते हैं और रिपोर्टिंग करते हैं। जब रिपोर्टिंग मतलब फॉरेंसिक ऑडिटर में ऐसी एक्टिव लिसनिंग स्किल्स होती है कि वो रिपोर्टिंग कर सके, कंक्लूड कर सके फैक्ट को, फैक्ट्स ही बताने, उसको अपना ओपिनियन नहीं देना होता है। फैक्ट्स यानी कि एविडेंस के बेसिस पर शेड्यूल्स और ग्राफ्स बनाकर भी रिपोर्ट दी जा सकती है। फिर उसके बाद जो भी उसका रिजल्ट आएगा वो कोर्ट प्रोसीडिंग्स तक जा सकता है। अब हमने इसमें एनालिसिस परफॉर्म किए थे, तो इसका एक डिटेल क्वेश्चन आ सकता है कि फॉरेंसिक ऑडिटर परफॉर्म कैसे करता है एनालिसिस का, हाउ दे परफॉर्म एनालिसिस। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालना होता है कैलकुलेशंस का, रिग्रेशंस और सिक्योरिटी एनालिसिस करना होता है, चार्ट्स और ग्राफ्स भी आप यूज़ कर सकते हो,
स्प्रेडशीट्स, कंप्यूटर एडेड टेक्नोलॉजी, RDMS, ये सब यूज़ कर सकते हो। असेट्स को ट्रेस करना होता है आपको। कैलकुलेट करो इकोनॉमिक डैमेज कितना हुआ है। लार्ज ट्रांजैक्शंस को समराइज़ करो। तो 6 स्टेप थे। इनिशियलाइजेशन करना, प्लान को डेवलप करना, एविडेंस गैदर करना, एनालिसिस परफॉर्म करना, रिपोर्टिंग करना और कोर्ट प्रोसीडिंग्स तक लेकर जाना। फिर उसके बाद 6 कंप्यूटर टेक्निक्स हैं, फॉरेंसिक ऑडिट टेक्निक्स हैं। तो फॉरेंसिक ऑडिट टेक्निक्स में क्या आ गया? जनरल ऑडिट टेक्निक्स हो गए, स्टैटिस्टिकल मैथमेटिकल टेक्निक्स हो गई, टेक्नोलॉजिकल बेस्ड डिजिटल फॉरेंसिक टेक्निक्स, डेटा माइनिंग टेक्निक्स, कैट्स, CSG, जनरलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर, ये सब आ गए। अब फॉरेंसिक ऑडिट की रिपोर्ट बनाना इज़ मेन। तो हमें क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखनी पड़ती है। तो क्लियर थिंकिंग रखो कि हमें किस को रिपोर्ट करना है, हमारा पर्पस क्या है, हमारा एम क्या है रिपोर्ट करने का, ठीक है। और हमें रीडर्स का ध्यान रखना होता है कि हमें ये समझना पड़ता है कि उनको टेक्निकल मैटर नहीं समझ में आएगा, तो उन्हें ट्रांसलेट करके रीडर्स के व्यू पॉइंट से हमें समझाना पड़ता है। हमें एक अनबयास्ड अप्रोच फॉलो करनी पड़ती है और कंक्लूजन्स पे जंप करने से पहले हम जानते हैं कि पूरा प्रोसीजर करना कितना इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये सब चीज़ें रिपोर्टिंग के टाइम पे ध्यान में रखूँ। फिर उसके बाद कंटेंट में क्या आता है? तो कंटेंट में है एक समरी मतलब क्या हो गया? जैसे बैकग्राउंड बताओ, ओरिजिन बताओ ऑडिट का, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव बताओ, आउटपुट क्या था बताओ, इम्प्लीमेंटेशन अप्रोच बताओ। फिर रिस्क एनालिसिस आ गया, फिर ऑडिट प्रोसीजर आ गया कि ऑडिट प्रोसेस आपने क्या किया है, आपने अंडरस्टैंड करा है स्कोप को, आपने प्रॉपर कवरेज करी है, आपने एविडेंस कलेक्ट करे हैं, इंटरव्यूज़ कंडक्ट करे हैं, फाइंडिंग्स को एनालाइज करा है और कंक्लूजन्स तक पहुँचे हो। दिस इज़ मोस्टली वही जो प्रोसेस हमने 6 स्टेप का पढ़ा था वो इधर आ जाएगा। एविडेंस ऑफ रिस्की इवेंट्स, जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है इंटरेस्ट का, ब्राइवरी, एक्सॉर्शन, थेफ, इन्वेंट्री फ्रॉड, मिसयूज़ ऑफ एसेट्स, फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉड। ऑडिट रिकमेंडेशन क्या होती है? लॉजिकल फ्रेमवर्क अप्रोच, प्री कंडीशंस एंड रिस्क, गवर्नेंस ऑन रिकमेंडेशन इम्प्लीमेंटेशन, स्टेक होल्डर्स और बजट कंसिडरेशंस, इनका ध्यान रखना पड़ता है। और फिर उसके बाद एनेक्सियर्स देने पड़ते हैं, जैसे कि इंटरव्यूज़ हो गया, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हो गया, की रिस्क इवेंट्स हो गए, एक्सेट्रा। तो ये ख़त्म हो गया हमारा ड्यू डिलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन एंड फॉरेंसिक ऑडिट।